Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Physics Edu Sir. तो चलिए आज का क्लास आप लोगों के लिए वेक्टर का दूसरा क्लास है। वेक्टर के पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स कितने कितने तरह के हो सकते हैं, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक मिल सकता है या आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का आप लोगों का क्लास है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेक्टर को हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी। ठीक है, तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों क्या करेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे, ठीक है, और निकाल करके हेडिंग लगा देंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हेडिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए, जब बात आती है वेक्टर के एडिशन की, अच्छा इसका नाम वेक्टर ऑफ एडिशन मतलब इस तरह से क्यों रखा गया, डायरेक्ट एडिशन ही रख दिया जाता। जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि 3 है प्लस 4 है तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसा एडिशन कहते हैं, इसको कहते हैं अलजेब्राइक एडिशन, क्योंकि हम लोग बचपन में सीखे हैं कि सर 3 प्लस 4 7 होता है। किस चीज में सीखे हैं, तो सब कुछ अलजेब्रा में सीखे हैं, बीजगणित जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर ये चीज नहीं बोलेगा। वेक्टर 3 प्लस 4 5 भी ले आएगा, वेक्टर 3 प्लस 4 7 भी ले आएगा, वेक्टर 3 प्लस 4 1 भी ला सकता है। ठीक है, तो वेक्टर जो है, वेक्टर का जो लॉ है वो अलजेब्रिक लॉ पर डिपेंड नहीं करता है। अलजेब्रा में हम जैसे पढ़ते हैं कि 5 5 10 होता है, तो जरूरी नहीं कि वेक्टर एडिशन में भी 5 5 10 ही हो। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने दिखाया था कि कोई आदमी अगर 3 मीटर चलता है ईस्ट के डायरेक्शन में और उसके बाद 4 मीटर चल देता है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो उसका जो है रिजल्टेंट जो आता है स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट पर कितना आता है, निकल करके 5 आता है। तो यहां पर हमने 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर नॉर्थ जोड़ा, क्या आ गया हमारे पास, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट आ गया था। क्या 3 और 4 मिलकर क्या बनाया, 5 बनाया ना। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को अलग से वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने बताया वेक्टर वही होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ में वो वेक्टर के एडिशन को फॉलो करता हो, तभी हम उसको परफेक्टली वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर वेक्टर एडिशन करते कैसे हैं और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो कॉपी पेन तो सबका निकल गया होगा, कुछ लोग तो बिना कॉपी पेन के ही पढ़ रहे होंगे कि बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लिया जाएगा क्या। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है, चाहे जैसे भी आप लोग पढ़ें, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट एडिशन ऑफ वेक्टर का तरीका है हेड टेल एडिशन। ठीक है, हेड टेल एडिशन ये क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी देखा कि एक वेक्टर मैंने लिया, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर का कहते हैं टेल, पुच्छी, ठीक, और इसको हम लोग वेक्टर का कहते हैं हेड। ठीक है, अब मान लिया जाए हमारे पास कोई अगला वेक्टर मिल जाए। ठीक है, ये रहा अगला वेक्टर। ठीक, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। ठीक, और दोनों को जोड़ने के बाद हमको जो रिजल्टेंट मिल रहा है ये वाला वेक्टर आर, आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है,
तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का एडिशन को अप्लाई करते हैं। कभी भी वेक्टर का अगर हमको एडिशन करना है, दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ना है। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखना है। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है हेड टेल एडिशन, पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले का टेल, फिर उसी तरह से आगे दूसरे वाले का टेल तो तीसरे वाले का हेड। ठीक है, और तब जाकर के उसका रिजल्टेंट निकलेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि एक वेक्टर हमारा ऐसे है, एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कोई आदमी 5 मीटर चला और फिर से 2 मीटर आगे चला। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हेड टेल एकदम एडिशन हो रहा है, तो हमारे पास टोटल 7 मीटर हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ईस्ट में जा रहा है, ये भी ईस्ट में जा रहा है, तो ये भी किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट के डायरेक्शन में जाएगा। अगर यही हमारे पास ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो कितना निकल करके आया था, 5 मीटर निकल करके आया था। वहां पर क्या लग गया था, यहाँ पर राइट हैंड वाला रूल लग गया था, राइट ट्रायंगल वाला। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी इसी तरह से 5 मीटर चलता है और 3 मीटर लौट आता है। ठीक है, अब वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 2 मीटर और चला आता, ठीक है, तो टोटल पूरा पहुंच जाता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपने पुराने जगह से 2 मीटर दूर है। इसका मतलब है 5 मीटर ये चला ईस्ट डायरेक्शन में, प्लस 3 मीटर ये चला वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर ईस्ट है और 3 मीटर जो वेस्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर माइनस का साइन दे देंगे। माइनस का साइन दे देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये हो जाएगा -3 मीटर। अच्छा, माइनस का साइन दे देंगे तो उसके बाद यहां पर तो आ गया। ठीक, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने ये इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर के दूरी पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे पास दो से अधिक वेक्टर्स आएगा तो उसको जोड़ने के लिए हेड टेल एडिशन करना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। ठीक है, बात को ध्यान में रखना है। चलिए इसी में अब एक दूसरा लॉ देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, जल्दी से नोट कर लिया जाए। छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने क्या ध्यान रखा कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट के लिए a प्लस b। ठीक, और अगर वेक्टर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, देखिए ये हेड टेल हो रहा है, हेड टेल जब भी मिलेगा एडिशन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में देखिए हेड हेड स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, या टेल टेल स्ट्राइक करेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सेम डायरेक्शन में वेक्टर एडिशन हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे ध्यान रखेंगे, अगर हेड टेल ऐड हो रहा है तो एडिशन हो जाएगा, और अगर टेल टेल ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर हेड हेड हो रहा है तो भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है पहले पॉइंट से। चलिए दूसरा जो आता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास कोई ट्रायंगल है ओ ए, ठीक, फिर हमारे पास हो गया ओ बी, और ये हो गया हमारे पास इसका ये। ठीक है, इसको आर मान लेते हैं, इसको वेक्टर ए बना लेते हैं और इसको वेक्टर बी बना लेते हैं। अच्छा, इसको नाम चेंज कर दिया जाए,
ठीक है, P और Q। ठीक, चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसका जो OP का जो हेड है, ठीक है, PQ के टेल से जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर हमको ये रिजल्टेंट चाहिए तो हम सीधा सीधी R बराबर A प्लस B भी लिख सकते थे। ये किससे पता चला? ये हमको हेड टेल एडिशन से पता चल गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता है कौन? ये ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का क्या कहना है कि जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है ट्रायंगल का, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का क्लोज्ड फिगर है, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड का जो भी टोटल सम निकल करके आएगा वो क्या आएगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये कहना है इसका। जैसे कि मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे इधर चलना शुरू किया, ऐसे इधर आया। ठीक, और अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, then triangle law says that vector A plus B plus C equal to 0। और सब क्या है? इन साइक्लिक ऑर्डर, सबका साइकिल सेम रहना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम उसको क्या करेंगे? टोटल उसका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए कि ये बंदा, मान लीजिए यहां पर से कोई बंदा चलना शुरू किया, ठीक, चल करके सबसे पहले A यूनिट भागा, फिर B यूनिट भागा और वापस से वहीं पर आ गया। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि अगर कोई यहां से यहां तक चला और वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। याद है या भूल गए? ठीक है, ये था जैसे कि कोई भी आदमी 5 मीटर चला और 5 मीटर वापस आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और इसका फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक, तो अगर हमसे पूछे कि डिस्टेंस कितना होगा, तब तो ठीक है, 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर बता देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 5 मीटर जो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में और 5 मीटर आया निगेटिव डायरेक्शन में, कितना हो गया? 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ इनिशियल पॉइंट यहां से चलना शुरू किया, घूम फिर करके यहीं आ गया, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए इस पर लगाइए, ये यहां से चलना शुरू किया, क्या हो जाएगा? वेक्टर A, उसी डायरेक्शन को फॉलो किया वेक्टर B प्लस, और ये जो है इसको फॉलो करना चाहिए था QO, बट ये उल्टा जा रहा है, तो उल्टे के लिए क्या लगाएंगे? निगेटिव। माइनस वाला को उधर कर दिया जाए तो R बराबर कितना आ जाएगा? A प्लस B। क्या वही चीज आया कि नहीं आया? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो हमारा जो हेड टेल एडिशन है उसको वेरीफाई करता है किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए जाए कि अगर B का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहता है तो R बराबर A माइनस B आ जाता। ठीक है, तो इस कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग क्या कीजिएगा, हम एक ही बात सिर्फ इसमें बताएंगे कि एक को अगर एक डायरेक्शन को किसी को पॉजिटिव मान करके चले हैं तो उसका अगर साइकिल को कोई भी ब्रेक करेगा, कोई भी उल्टे साइकिल में जाएगा तो उसको माइनस में ले लीजिएगा। जैसे कि देखिए ये इस साइकिल में चलना शुरू किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू किया, बट ये क्लॉकवाइज आ गया, तो इसके लिए प्लस लिए हैं, इसके लिए प्लस लिए हैं, तो इसके लिए क्या लेना पड़ जाएगा? माइनस लेना पड़ जाएगा। अगर इसके लिए माइनस लेंगे, इसके लिए माइनस लेंगे, तो इसके लिए क्या लेना पड़ जाएगा? प्लस लेना पड़ जाएगा, तब भी बात क्या पड़ेगा? वही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये दोनों तो काफी सिंपल लॉ था, आसानी से ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि हमारे पास A दे दे, B दे दे और इनके बीच एंगल दे दे, ठीक है, तब परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर तीसरे तरह का एडिशन की तरफ चलते हैं हम लोग। नोट कर लिया जाए। तीसरा हमारा है पैरेललोग्राम लॉ।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लॉ ऐसा है जिससे हम किसी भी तरह के वेक्टर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो हेडिंग है अगला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए सभी, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक और ये, ठीक है, मान लिया जाए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये इसका नाम रख दिया जाए ओ। ठीक, अच्छा, अब पैरेललोग्राम में ये ए है और मान लेते हैं इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, हमको चाहिए इसका रिजल्टेंट। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस ओ पी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया। ठीक, और फिर ये पी और ये लाइन, ठीक है, क्यू, पी क्यू, जो ये है वही ये होना चाहिए। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका, जो मैग्नीट्यूड इसका वही मैग्नीट्यूड इसका, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहां से एक लाइन इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ये निकल करके आएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है ना, ये इसका रिजल्टेंट निकल करके आएगा और यही वैल्यू हमको चाहिए कि आर का वैल्यू कितना निकल करके आता है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक, और यहां से इसके प्रोड्यूस्ड पार्ट पर डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, नाम रख दिया जाए इसका, चलिए पीएम नाम रख दिया जाए। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आप लोग बताएंगे कि अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर नहीं ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो ये कौन सा एंगल हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन। इतनी बात तो सभी को पता होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल PMQ अगर हम बात करते हैं यहां पर थीटाज की, तो अगर कह सकते हैं हमारे पास ये जो बी दिया हुआ है, बी एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ये साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के हिसाब से ये हाइपोटेनस होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर PM अपॉन वेक्टर बी हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो PM का वैल्यू वेक्टर बी cos थीटा, मतलब ये आ गया हमारे पास b cos थीटा, क्या PM का वैल्यू आ गया। अगर हम यहां पर साइन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर यानी कि QM अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि QM का वैल्यू वेक्टर b साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास वेक्टर b साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास PM और हमारे पास QM का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमारे पास ट्रायंगल मिले, ठीक है, राइट ट्रायंगल मिले और हमारे साथ एक एंगल और हाइपोटेनस दिया हुआ हो, तो एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन लगा देना है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लिया जाए हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इसके बीच का एंगल और ये मालूम है, ठीक है, हाइपोटेनस मालूम है और ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक राइट एंगल है और ये कोई r है, ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो एंगल साइड r cos अल्फा और अदर साइड r sin अल्फा।
ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखेंगे, बार बार ये निकालने का जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा सिचुएशन मिले तो हमेशा क्या करना है, एंगल साइड कॉस लगा देना है, अदर साइड साइन लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो हमें पता चल गई। अब जरा गौर करेंगे इस ट्रायंगल पर। ठीक है, ये बड़े वाले OMQ, इन ट्रायंगल OMQ, क्या ये ट्रायंगल भी राइट एंगल नहीं है? बिल्कुल है, यहां पर 90 डिग्री दिख रहा है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस के लिए OQ हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि QM का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि OM का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, OQ का वैल्यू है हमारे पास वेक्टर R का स्क्वायर। ठीक है, OM, अच्छा QM का वैल्यू है वेक्टर B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OM टोटल कितना हो जाएगा, इतना दूरी का वैल्यू A है और इसका B कॉस थीटा है, मींस वेक्टर A प्लस वेक्टर B कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सारा वैल्यू को रख दिया गया। तो हमारे पास R स्क्वायर बराबर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B हो गया। चलिए, अब इसके बाद A स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, B स्क्वायर यहां से कॉमन मिल जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 2AB कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के कितना बनाएगा, 1, और B स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो B स्क्वायर ही, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू निकल करके आया, R स्क्वायर का। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ R। तो स्क्वायर को अगर हम इस साइड कर दें तो हमारे पास देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, वेयर ये जो थीटा है, वेयर थीटा जो है यहां पर जो थीटा है इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। साफ दिख रहा है ना, ये जो थीटा जो एंगल बन रहा है, हम ये वेक्टर लिए है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है। और ये दोनों वेक्टर कैसे जुड़ा हुआ है, ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। गौर से देखिए, ये वेक्टर टेल से टेल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास कैसे निकल करके इस तरह, इसको किस तरह से जोड़ रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, सबसे पहले इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले ले आप सभी लोग। अब यदि मान लिया जाए कि ये जो हमारा रिजल्टेंट आया और ये वेक्टर A है, इसके बीच का एंगल मान लिया जाए अल्फा है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट तो आ गया, अब दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको वेक्टर ही मिलना चाहिए। आम को आम में जोड़ेंगे इमली तो नहीं मिल जाएगा, उसी तरह से दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो स्केलर तो मिलने वाला है नहीं, वेक्टर मिलने वाला है। तो आखिर ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये था हमारे पास A और ये था हमारे पास B, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट को बताएंगे ना कि बेस से ये कितना दूर होकर के भागा है, ये डायरेक्शन हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल को हमने क्या किया, अल्फा मान लिया, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी माना हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको अल्फा मान लिया। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन
ऑफ रिजल्टेंट आर, इसके डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, ये अल्फा ले लिया। अब आप लोग बताएंगे कि इन ट्रायंगल, अभी कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ओ एम क्यू, तो यहां पर tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b साइन थीटा, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया हमारे पास, a प्लस बी कॉस थीटा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि आखिर जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें चलते हैं, इसको नोट कर ही लिए होंगे आप लोग, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर ये थीटा का वैल्यू, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर वेक्टर ई ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं से होकर के जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने यही सीखा कि कोई भी अगर दो वेक्टर अगर थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बीच में रिजल्टेंट ले सकते हैं। कहां बीच में जाएगा वो हमको ये एंगल तय करके बताएगा। तो हमने एक सिचुएशन लिया कि अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो सकता है, तो हमने लिया, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, चलिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 हो जाएगा। थीटा की जगह क्या है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है, 90, पुट कर दिया। cos 90 का वैल्यू सभी को पता है 0 होता है, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट का ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, हम लोग का ये रिजल्टेंट निकल करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये रिजल्टेंट जो हमारा आएगा, अच्छा अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमको डायरेक्शन भी चाहिए, तो हमने मान लिया कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है। tan अल्फा क्या होता है, b साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री प्लस a प्लस b कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, और ये हो गया a प्लस कॉस 90 का होता है 0, यानी कि कितना आ गया, b अपॉन a, ठीक है। tan अल्फा का वैल्यू b अपॉन a हो गया, ठीक है, यानी कि अगर अल्फा का वैल्यू निकाला जाए तो tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक। और एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर सपोज कि b और वेक्टर a और वेक्टर b, यानी कि दोनों का दोनों जो वेक्टर है अगर इक्वल हो जा, ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 यूनिट होता, ये भी 5 यूनिट होता, तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता, कितना आता, tan इनवर्स 1, ठीक है। इसी में थोड़ा सा समझेंगे कि अगर वेक्टर a वेक्टर b बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan में 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो tan और tan हट जाएगा, हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आगे चल करके जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इस चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट ऑलवेज कहां से जाएगा, 45 डिग्री से होकर जाएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत यूज होगा आगे चल करके, ठीक है। चलिए नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सिचुएशन कि अगर यही थीटा का वैल्यू इफ 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2ab
कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, ठीक है। ये अपने आप में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास क्या निकल करके आएगा a प्लस बी। वेक्टर r बराबर हम डायरेक्टली इसको जोड़ करके भी ले सकते हैं, कब अगर 0 डिग्री हो तो। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास वेक्टर a है और यही हमारे पास वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, थीटा यहां पर कितना 0 डिग्री, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइंड है, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, या दोनों पैरेलल है, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। इस सिचुएशन में पहले भी तो मैंने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में अगर सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है, क्या वही चीज नहीं आया। तो पैरेललोग्राम लॉ मैंने पहले ही कहा था ये सब चीज का तोड़ है, ये जितना भी तरह का एडिशन है सब ये कर सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया पहली बात, ये हो गया दूसरी बात। अब चलते हैं तीसरी बात पर कि अगर यही थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाएगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 180 cos 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां माइनस आ जाएगा, ये क्या निकल करके आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास r वेक्टर बराबर आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए कि जैसे कि एक वेक्टर अगर ये है, दूसरा वेक्टर अगर b है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 180, अपोजिट वेक्टर है ना, दोनों एक दूसरे का कितना एंगल बनेगा 180, ये तो इसका क्या है सेंटर है, ठीक है। तो यहां पर 180 डिग्री बना, और मैंने पहले भी बताया था कि अगर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है क्या करना होगा माइनस कर देना होगा रिजल्टेंट के लिए। क्या ये आया है रिजल्टेंट का वैल्यू माइनस आ गया ना। अब बताइए कि तीनों में से, तीनों सिचुएशन में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन देगा, ये वाला, क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है इस चीज को, ठीक है। नहीं तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लिया जाए कि a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, क्या हो जाएगा 4 - 3 1, 4 + 3 7, और यहां 4 और 3 रखेंगे तो 5। तो मिनिमम क्या आया, ये हो गया मिनिमम रिजल्टेंट। कब मिलेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट। कब मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम का स्पेलिंग, ठीक है, कब मिलेगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्लास एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मजा भी आया होगा, क्योंकि नई नई चीजों को सीखने को मिला, और इसमें जितना भी मैंने बताया है उसको एकदम दिमाग में घुसा करके रखें, याद करके रखें, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार आप वीडियो को अच्छे से अगर देख लोगे कंसंट्रेशन के साथ, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा चलिए, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास वेक्टर a दिया हुआ है 10 यूनिट्स, वेक्टर b दिया हुआ है 20 यूनिट्स, ठीक है, और इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लिया जाए ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा, यानी 60 डिग्री का बन रहा है। हमको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 100 हो जाएगा,
400 हो जाएगा और 2 400 ये भी हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 को शून्य आ जाएगा निकल करके। cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 कैंसिल 200 कितना हो गया हमारे पास 4 2 6 और 1 700, ठीक है, यानी कि 10√7 ये क्या आ गया हमारे पास निकल करके 10√7 यूनिट्स, ये रिजल्टेंट निकल करके आएगा। √7 का वैल्यू चाहे तो निकाल करके रख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, चूंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ रिजल्टेंट निकाल करके छोड़ना नहीं होगा, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन करे ना करे आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली है डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, tan अल्फा बराबर क्या था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b का वैल्यू 20 इंटू साइन 60 अपॉन a का वैल्यू 10 प्लस 20 cos 60। पुट करेंगे साइन 60 का वैल्यू √3/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, उसके बाद क्या हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2, ये इससे कैंसल, ऊपर बच गया 10√3, ये इससे कैंसल 10 10 20, ये हो गया 20, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये इससे कैंसल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली tan अल्फा बराबर आ गया √3/2, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स √3/2, ठीक है। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एंगल कैसे निकलेगा, tan में तो √3/2 होता ही नहीं है, tan में 1 होता है, tan में 1/√3 होता है, tan में √3 होता है, इन्फिनिटी होता है, 0 होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप लोग क्लास 11th में आ चुके हैं तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको कहीं से खरीद लें, परचेज कर लें। नहीं मिलता है, चलिए हमको भी पता है नहीं मिलता है, थोड़ा सा एजम्पशन करेंगे और कुछ नहीं। देखिए मैं सिखाता हूं कि ये √3/2 है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये बात पता है। अगर √3/2 को हम ब्रेक करें तो √3 का वैल्यू 1.732 और ये हो गया 2, कितना होता है 0.866, ये निकल करके आता है लगभग, मतलब लगभग 1 के बराबर है, ठीक है। चलिए अगर छोटा और करते हैं tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, यानी कि 1/1.732, ठीक है, काफी कम हो जाएगा, ठीक है, 1/2 यानी कि 0.5 के आसपास आ जाएगा। चलिए तो इसका मतलब है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा एंगल का वो 45 डिग्री कम आएगा, क्योंकि ये 1 के नियरर है कि नहीं। तो लगभग वही मान करके चलिए 40 या 41 डिग्री के आसपास इसका वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, एकदम ध्यान रखना है, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल में अगर यहां पर एक यूनिट, यहां पर एक यूनिट है तो इसका मतलब है ये 45 डिग्री होगा। कैसे, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा 45 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक, ये बात तो ठीक है। उसके बाद अगर मान लिया जाए ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये अगर 5 है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री हो, क्योंकि उसी में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के बराबर होता है, ठीक। तो इस सिचुएशन में यहां पर जो एंगल निकल करके आएगा, ये एंगल निकल करके आता है 37 डिग्री और ये एंगल निकल करके आता है 53 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि tan 37 का वैल्यू कितना होगा, तो 37 यहां पर है, कितना वैल्यू हो जाएगा 3/4। अगर पूछा जाए tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा 4/3। अगर पूछा जाए sin 37 कितना हो जाएगा, तो
3/5। अगर पूछा जाए cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर पूछा जाए sin 53 कितना हो जाएगा, तो 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 4/5। अगर पूछा जाए cos 53 कितना हो जाएगा, तो 3/5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चल करके जब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगेंगे तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगा 37 और 53 डिग्री का। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का क्लास में बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। और वेक्टर एडिशन काफी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है आपको फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, इसलिए वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास 11th की एंट्री में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ये 12th तक आपको काम आएगा। ठीक ना, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें इसी तरह से, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। किस तरह से, चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है, नए यूजर जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लें।